नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा पास किए गए एक कानून के बारे में, जिसके तहत चाइना के जिनजियांग में बनाए गए सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया जाएगा। इस बैन के क्या मायने हैं और यूएस इस प्रकार का कानून क्यों लेकर आया है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि उइगुर्स कौन है। देखिए, पिछले 4 साल से उइगुर समुदाय चाइना का बहुत चर्चा में है, तो इस पर सवाल आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। उइगर्स एक एथनिक ग्रुप हैं, एक ऐसा लोगों का समुदाय है जो कल्चरली और एथनिकली चाइना के मेन हान लोगों से थोड़े से अलग हैं। अगर आप इनके फेशियल फीचर्स देखेंगे तो ये थोड़े सेंट्रल एशिया से मिलते जुलते आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये एक सेंट्रल एशियन एथनिक ग्रुप है। आप इसकी लोकेशन भी अगर देखें जहां पर ये लोग रहते हैं, तो ये सेंट्रल एशिया के नजदीक वाला इलाका है। इसको हम कहते हैं जिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन। तो ये चाइना का प्रांत है। इनफैक्ट एरिया वाइज ये सबसे बड़ा रीजन है पूरे चाइना देश का, और इसका एरिया इतना ज्यादा है, मैं आपको बता देता हूं, भारत का ऑलमोस्ट हाफ एरिया अकेला जिनजियांग प्रोविंस है। तो भारत का एरिया लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और जिनजियांग अप्रोक्सीमेटली 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लेकिन आबादी यहाँ की ज्यादा नहीं है। आबादी अगर आप देखोगे तो 2.5 से 3 करोड़ के बीच में आबादी है। जिनजियांग में रहने वाले ज्यादातर उइगुर्स मुसलमान हैं और ये सेंट्रल एशिया से काफी कल्चरली एसोसिएटेड हैं। अब ये वाला क्षेत्र आप देख ही सकते हैं कि चाइना के कोर एरिया से काफी दूर है। चाइना के ज्यादातर जो एम्पायर रहे हैं उनका पावर बेस ये वाला क्षेत्र रहा है, जो मेन हान चाइनीज वाला पॉपुलेटेड इलाका है वो वाला। उसके अलावा जो तिब्बत, जिनजियांग, ये सारे एरियाज थे, ये इनसे लूजली एसोसिएटेड थे, इन द सेंस कि जब चाइना बहुत पावरफुल हो गया, जब चिंग डायनेस्टी काफी ताकतवर हो गई थी, तब उसने अपना कंट्रोल इन क्षेत्रों पर जमाया था। लेकिन तब भी ये पूरी तरह से चाइना के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। इनके जो रूलर्स होते थे वो ये कहते थे कि हाँ ठीक है, हम चाइना को अपना ओवरलॉर्ड मानते हैं और एक तरह से चाइना की सुजरेनिटी को स्वीकार करते हैं कि चाइना हमसे ऊपर है, हम टैक्स वगैरह दे देंगे उनको साल का एक बार, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल यहां पर नहीं होता था। और यही रीजन है कि आज दिन तक इन क्षेत्रों में समस्या चली आ रही है। तो अब ये वाला जो क्षेत्र है ये चिंग डायनेस्टी के समय आ गया था वैसे चाइनीज एम्पायर के दायरे में, लेकिन यहां पर तब भी काफी हद तक स्वायत्तता रहती थी। 19th सेंचुरी में क्या होता है कि जब चिंग डायनेस्टी कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है, उसके खिलाफ देश में बहुत सारे विद्रोह होते हैं, तब उइगुर्स ने भी इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये ताइपिंग रिवेलियन मेनली दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ था और इसने चाइना की केंद्र सरकार को बहुत कमजोर कर दिया था। 1860s की ये बात है। उस समय मौका देखकर उइगुर्स के एक लीडर ने, याकूब बेग ने भी बगावत कर दी और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और बना दिया किंगडम ऑफ काशगारिया। याकूब बेग का मानना था कि हम यानी कि उइगुर पहले से आजाद थे, लेकिन चाइना से लड़ाई में हारने के बाद हम उनके अधीन आ गए, अब हम फिर से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये जो रिवोल्ट था याकूब बेग वाला, इसको कहा जाता है डंगन रिवोल्ट। 1862 से 77 तक इन्होंने 15 साल तक के चाइना की जो चिंग डायनेस्टी की आर्मीज हैं उनसे लड़ाई लड़ी और ये बगावत 15 साल तक चलती है। और इस समय मोर और लेस ये वाला एरिया इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन कंटिन्यूसली लड़ाइयां चलती आ रही थी। अब चिंग डायनेस्टी 1912 में अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। चाइना में एक अपना रेवोल्यूशन होता है और वहां पे युआन शिकाई और सन यात सेन जैसे लोग जो हैं वो क्रांति लेकर आते हैं। लेकिन जब ये सब क्रांति वाला काम चल रहा था चाइना के कोर एरिया में, तब ये जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, चाहे वो तिब्बत हो या फिर ये काशगार और जिंगजियांग वाला रीजन हो, ये सभी एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए। इन्होंने कहा कि देखो, चिंग डायनेस्टी जब पावरफुल थी तब हम इनके साथ आ गए थे, अब चिंग डायनेस्टी खत्म तो हम हमारी इंडिपेंडेंस फिर से घोषित कर देते हैं। अल्टीमेटली ये रीजन फिर से चाइना की केंद्र सरकार के कंट्रोल में आया 1949 में, जब कम्युनिस्ट पार्टी अपने गृह युद्ध को समाप्त करके पावर में आई और उसके पास ये टाइम आया, इतना अब उसको समय मिला कि वो अल्टीमेटली इन एरियाज पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो सबसे पहले उसने शिंगजियांग पर अपना कंट्रोल जमाया और फिर उसके बाद 1951 में उन्होंने तिब्बत पे भी अपना कंट्रोल जमा लिया। तो जैसे ही सीसीपी थोड़ी सी स्टेबल होती है, तुरंत इस एरिया को अपने कंट्रोल में लाती है। अब 1953 में इस शिंगजियांग प्रोविंस में उइगुर मुसलमान 75% पार्ट थे आबादी का। यहां पर जो हान एथनिसिटी, हान यानी कि जैसे आप जिनको टिपिकल चाइनीज लोग मानते हैं, आपके दिमाग में एक चाइनीज व्यक्ति की जो इमेज है वो एथनिसिटी कहलाती है हान एथनिसिटी। तो जो हान चाइनीज हैं वो इस क्षेत्र में केवल 6% आबादी थी उनकी। मेजॉरिटी शिंगजियांग में उइगुर मुसलमान थे और कुछ अन्य एथनिक माइनॉरिटीज भी थी। 2010 आते आते यहां पर हान एथनिसिटी के इतने लोग आ चुके हैं कि 2010 के सेंसस में हान 40% थे और उइगुर्स केवल 46%। उसके पीछे रीजन ये है कि इस एरिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो चाइना के जो ये दूसरे प्रांत हैं यहाँ से लोग काम करने के लिए आते हैं और वो यहाँ पर सेटल हो जाते हैं और चाइना की गवर्नमेंट का कंट्रोल भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है।
अब रीसेंट कानून क्यों और कहां लाया गया है उसकी जानकारी लेने से पहले आपको बता दूं कि आप अनअकैडमी पर मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी जगह मेरा हैंडल है महिपाल राठौड़। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 14 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस यानी कि वहां की पार्लियामेंट के अपर हाउस ने एक बिल पास किया जिसमें यह बात कही गई कि अगर जिनजियांग में कोई भी सामान बना है, कोई भी प्रोडक्ट बना है, तो वो अमेरिका में आयात नहीं किया जा सकता, अमेरिका उसे इंपोर्ट नहीं करने देगा। इसके लिए एक कंडीशन रखी गई है, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसे ये साबित करना होगा कि ये सामान फोर्स्ड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया है, बेगार में नहीं बनाया गया है। इसके लिए वर्कर्स को पे किया गया है और वो अपनी मर्जी से उन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो कानून है इसका स्पेसिफिक एम है चाइना को अपने उइगुर पॉपुलेशन के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए पनिश करना, चाइना की इकोनॉमी को हर्ट करना। चाइनीज गवर्नमेंट पिछले 5 सालों से उइगर मुसलमानों के खिलाफ कई प्रकार के अत्याचार कर रही है। चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना है कि यहाँ पर कुछ संगठन है जो एक अलग देश बनाना चाहते हैं, जिनजियांग को ईस्ट तुर्किस्तान नाम का एक देश कहकर वो इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं। और यहाँ पर एक मूवमेंट भी चल रहा था, 1980s में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो ETIM नाम की एक पार्टी थी, बाद में इसको ज़्यादातर देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तो ये छोटे मोटे टेररिस्ट अटैक करते रहते थे, 90s से ये चल रहा है। इनफैक्ट इस संगठन को USA भी एक आतंकवादी संगठन मानता था टिल 2020 में इन्होंने इसे अपने आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। खैर, चाइना की गवर्नमेंट ये कहती है कि ये ईस्ट तुर्किस्तान देश बनाना चाहते हैं, यहाँ के कुछ संगठन, उइगर मुसलमान इन संगठनों में शामिल हैं और इसीलिए हम यहाँ के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? सारे उइगर मुसलमानों को पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, कई संगठन इस बात के सबूत दे चुके हैं, कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने जाकर वहाँ पर इस प्रकार की रिपोर्टिंग करी है कि उइगर मुसलमानों को बड़े बड़े फैसिलिटीज़ के अंदर रखा जा रहा है। इस प्रकार की जेल ही है ये एक तरह से, उनको उनके घर से उठा लिया जाता है और इस प्रकार के कंपाउंड्स में रखा जाता है। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, बड़े बड़े रेजिडेंशियल कंपाउंड्स आप यहाँ देख सकते हैं। इन लोगों को यहाँ पर राष्ट्रवाद, चाइनीज़ राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग दी जाती है और इनसे यहाँ पर काम भी करवाया जाता है। तो ये डिटेंशन कैंप्स हैं जो बड़े स्तर पर चल रहे हैं और UN का एस्टिमेट है कि लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा उइगर इन डिटेंशन कैंप्स में थे। 2018 का एस्टिमेट है और उसके बाद भी और ज़्यादा कैंप्स बन चुके हैं। तो इन कैंप्स में ना केवल यहाँ उइगर मुसलमानों को रखा जाता है बल्कि उनसे काम भी करवाया जाता है। तो ये एक प्रकार का लेबर ट्रांसफर प्रोग्राम है। चाइना की इस पॉलिसी को नाजी जर्मनी के जूइश कॉन्सेंट्रेशन कैंप से भी कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी जूस से काम करवाया जाता था, वर्क कैंप्स होते थे और कुछ डेथ कैंप्स होते थे। तो यहाँ पर अभी तक गैस चेम्बर्स जैसे डेथ कैंप्स की खबर तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, यहाँ पर इनसे काम करवाया जाता है और इन्हें कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जाती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट का कहना है कि हम ये पूरे प्रोग्राम इसलिए चला रहे हैं ताकि काउंटर टेररिज्म पॉलिसी हम चला सकें, लोगों के दिमाग से एक्सट्रीमिज़म हटा सकें और जो यहाँ की गरीब कम्युनिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा गरीबी से बाहर निकाला जा सके और इकोनॉमी को अपलिफ्ट किया जा सके। ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का ऑफिशियल कहना है। तो इनको री एजुकेशन कैंप कहा जाता है और इस प्रकार के कई री एजुकेशन कैंप्स पर मीडिया रिपोर्ट कर चुका है और ये सैटेलाइट इमेजेस भी जारी करी जा चुकी हैं। जिनजियांग का आम जनजीवन भी पूरी तरह से बदल चुका है। बड़े स्केल पर वहाँ एक सर्वेलेंस प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत हर गली पर, हर चौराहे पर CCTV कैमरा लगाए जा चुके हैं। लोगों की हर गतिविधि को मॉनिटर किया जाता है और जगह जगह आपको पुलिस और चाइनीज़ मिलिट्री फोर्सेस देखने को मिल जाएंगी। तो चाइना इस स्टेट को एक पुलिस स्टेट के रूप में चला रहा है पिछले 4-5 सालों से। जो उइगुर्स भागकर चाइना से दूसरे देशों में जा चुके हैं, उन्होंने पिछले महीने जून में एक ओपन पीपल्स ट्राइब्यूनल रखा था, यानी कि एक ओपन मीटिंग सी थी जहां पर लोगों ने आकर अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में बताया था। लंदन में ये कार्यक्रम चला था और कई बार उइगुर्स प्रोटेस्ट भी करते हैं। जैसे जब शी जिनपिंग USA गए थे विजिट करने के लिए कुछ साल पहले, तब उस समय उनके विजिट के खिलाफ भी बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। यहाँ पर ये जो ब्लू झंडे आपको दिख रहे हैं, ये ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट के झंडे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके लिए क्या क्या एक्शन लिए हैं, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि 2020 में इन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से हटा दिया। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो ETIM है उसने कई बार बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, वहाँ पर चाकू से भी हमले किए हैं 2014, 16 और भी पहले छोटे मोटे अटैक्स होते रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर अटैक्स जो हैं वो चाइनीज़ मिलिट्री या चाइनीज़ पुलिस के गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के ऊपर टारगेटेड होते हैं कई बार, लेकिन सिविलियंस को भी डेफिनेटली टारगेट किया गया है। लेकिन अब अमेरिकी सरकार कह रही है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट कर रही है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ वो पूरी तरह से अमानवीय है और इसीलिए हम चाइना पर सैंक्शंस लगाएंगे। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना पर सैंक्शन लगाने के लिए काफ़ी कुछ किया है। सबसे पहला, वहाँ से आने वाला कॉटन जो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है जिनजियांग का, उसको बैन कर दिया गया।
वहाँ से टमाटर भी बहुत एक्सपोर्ट होते हैं जिंजियांग से वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उसको भी बैन कर दिया। तो 2 बड़े एक्सपोर्ट जिंजियांग के बैन कर दिए गए हैं। सोलर प्रोडक्ट्स भी वहाँ से बंद हैं। और अब जो कंपनीज अपना कोई भी मटेरियल जिंजियांग के इन फोर्स्ड लेबर कैंप से सोर्स करती हैं, वहाँ से इनका कोई भी प्रोडक्ट का हिस्सा पुर्जा बनता है, उन कंपनियों को भी यूनाइटेड स्टेट्स ब्लैकलिस्ट कर रहा है। तो पिछले ही हफ्ते 34 नई कंपनियों को इस ब्लैकलिस्ट में डाला गया है, जिनमें से 14 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। और ये 14 चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं, इन पर यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जिंजियांग में अपने प्रोडक्ट्स बनवाते हो, कोई ना कोई आपके प्रोडक्ट लाइन का हिस्सा वहाँ पर आधारित है। और इसके लिए ऑफिशियल कानून पास करा जा रहा है। तो यूएस गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी और उसके बाद एक नया बिल भी पास किया सेनेट में। बाय द वे, सेनेट जो है वहाँ का अपर हाउस होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है, याद रखना उसमें 2 हाउस होते हैं, भारत की तरह ही सिस्टम है। अपर हाउस कहलाता है सेनेट और लोअर हाउस कहलाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अभी सेनेट में ये बिल पास हो चुका है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, कुछ दिनों के अंदर ये पास हो जाएगा। सेनेट में भी इसका कोई विरोध नहीं हुआ था, यूनानिमसली ये बिल पास किया गया क्योंकि दोनों ही पार्टीज इस मुद्दे पर एक हैं। इस कानून का नाम होगा उइगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट। और जिस नेता ने ये बिल पेश किया था सेनेट में, उनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि अमेरिका का कोई भी नागरिक ऐसे सामान को खरीदे जो गुलामों के द्वारा बनाया गया है। स्लेव लेबर के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो हम हमारे देश में नहीं बिकने देंगे। तो इस कानून के तहत अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक लिस्ट बनाएगा ऐसी कंपनीज की जो चाइनीज सरकार के साथ मिलकर उइगुर्स के सप्रेशन के लिए काम कर रहे हैं और इन उइगुर्स के स्लेव लेबर से फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनता है वो चाइनीज सरकार तो बेचती नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का ही काम में आता है, प्राइवेट कंपनीज के ही काम में आता है। इस कानून में एक लीगल फिलॉसफी को अपनाया गया है जिसको कहा जाता है रिबटेबल प्रिजम्पशन। तो कानून में 2 तरह के प्रिजम्पशन होते हैं, यानी कि पहले से कोई बात मान ली जाती है, उसको प्रिज्यूम कर लिया जाता है। तो अगर उसको कोई गलत साबित कर दे तो उसको कहते हैं रिबटेबल, और एक होता है इररिबटेबल जिसको कोई गलत प्रूव कर ही नहीं सकता है। तो रिबटेबल का मतलब ये है कि कंपनी अगर जिंजियांग में अपना प्रोडक्शन करवा रही है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, तो ये उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे, वो सरकार के खिलाफ रिबटल दे कि हमारा जो भी सामान है वो फोर्स्ड लेबर से नहीं बन रहा है, हमारी प्रॉपर फैक्ट्री चलती है, लोगों को तनख्वाह दी जाती है और लोग अपनी मर्जी से वहां काम कर रहे हैं। तो ये प्रूव करने का जिम्मा, बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया गया है इंपोर्टर्स पर या प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज पर। और अगर वो ऐसा प्रूव नहीं कर पाती तो ऑटोमेटिकली ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो सामान फोर्स्ड लेबर से बना है और उसे यूएस अपने 1930 के टैरिफ एक्ट के तहत बैन कर देगा। इन कंपनी से जुड़े लोगों के वीज़ाज भी कैंसिल किए जा सकते हैं और उनके यूएस में जो एसेट्स हैं उनको भी ब्लॉक किया जा सकता है अगर वो जिंजियांग से कनेक्शन रखते हैं। कुछ हफ्ते पहले फ्रांस की सरकार ने भी अपने देश के कुछ फैशन ब्रांड्स के खिलाफ कदम उठाए थे जो जिंजियांग में अपने प्रोडक्ट्स को बनवाते हैं। तो इसमें स्केचर्स और यूनिक्लो फ्रांस जैसी कंपनीज का नाम सामने आया था। यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल बैचेलेट ने भी ये बात कही थी कि मैं जिंजियांग जाना चाहती हूँ, यानी कि उनका कहना है कि यूएन ह्यूमन राइट्स खुद जाकर जिंजियांग में ये जांच करना चाहता है कि किस प्रकार का परसिक्यूशन उइगर मुसलमानों के खिलाफ अभी हो रहा है। लेकिन चाइना इस प्रकार के किसी भी कदम के खिलाफ है। इनफैक्ट चाइना ने तो कई बार यूएन को भी सीधे तौर पर कहा है कि आप इस तरह के ह्यूमन राइट्स इवेंट को तवज्जो मत दो जिसमें जिंजियांग की बातें करी जाती है, क्योंकि देखो हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होता है। जिंजियांग से निकले हुए जो लोग हैं वो काफ़ी एक्टिवली इस प्रकार के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं जहाँ पर सरकार के द्वारा दी जा रही यातनाओं के बारे में पब्लिक को बताया जाता है। तो ऐसा ही एक इवेंट मई में होने वाला था जिसको यूएन का सपोर्ट मिला था, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यूएन को साफ शब्दों में कहा था कि आप ऐसे इवेंट्स को सपोर्ट मत करो। तो यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने तो ऐसे कदम उठा लिए हैं। आप लोग मुझे बताइए आपको क्या लगता है, भारत सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखें। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म इस वक्त भारत में उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर ढेरों लाइव क्लासेस होती हैं फ्री, इनको स्पेशल क्लासेस कहा जाता है। तो आप इन स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर तरीके से अपने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अवेल कीजिए। इन सब्सक्रिप्शन में कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं। स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा और आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी एक मेंटोर के द्वारा जो आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे। इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप महिपाल कोड यूज़ करते हैं वाइल परचेजिंग दीज कोर्सेज। तो याद रखिए कि कोड यूज़ करना, वरना आपको 10% एक्स्ट्रा ऐसे ही देना पड़ेगा। तो ये वाले प्राइसेस आपको पे नहीं करने हैं। अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो दिस इज़ द प्राइस दैट यू हैव टू पे।
ऑप्शनल के भी कोर्सेज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और इन सभी कोर्सेज को आप EMI ऑप्शन पर अवेल कर सकते हैं। 20 किताबों का सेट हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप चाहें वो आपको फ्री मिलेगा अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं। एक्सटेंडेड वैलिडिटी का ऑफर इस वक्त ऑनगोइंग है जिसमें आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन में ऑलमोस्ट 1.5 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी टिल मेंस। टेस्ट सीरीज इसके साथ जुड़ी हुई है, 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस के टेस्ट आपको इसमें साथ मिलेंगे, तो अब आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप फ्री वाली टेस्ट सीरीज हमारी जो है उनको ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो पाथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर्स टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं पर भी अगर प्लेटफॉर्म पर आपसे अनलॉक कोड मांगा जाता है तो यू कैन यूज दिस कोड टू अनलॉक एवरी फ्री कंटेंट, चाहे वो फ्री क्लासेस हो, फ्री टेस्ट सीरीज हो, क्विज हो, सबके लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।